स्वागत सभी का हिंदी विद केसीआई चैनल पर। आज हम कक्षा 12 का पाठ कच्चा चिट्ठा जो ब्रजमोहन व्यास द्वारा लिखित है को पढ़ेंगे। यह उनकी आत्मकथा का अंश है। तो सबसे पहले उनका जीवन परिचय देख लेते हैं लेखक का। ब्रजमोहन व्यास का जन्म 1886 में इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित गंगाधर झा था। उन्हें संस्कृत भाषा का गहरा ज्ञान अपने गुरु पंडित बालकृष्ण भट्ट से प्राप्त हुआ। उनके कार्य और योगदान देख लेते हैं। ब्रजमोहन व्यास जी ने सन 1921 से 1943 तक इलाहाबाद न्यायालय में कार्यरत रहे। इसके बाद वे समाचार पत्र समूह से भी जुड़े और महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वे केवल लेखक ही नहीं थे बल्कि विद्वान, संग्राहक और कला प्रेमी भी थे। इलाहाबाद संग्रहालय उनकी सबसे बड़ी देन है, जिसमें हजारों मूर्तियाँ, चित्र, पांडुलिपियाँ, ऐतिहासिक वस्तुएं संग्रहित हैं। यह संग्रहालय भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक अमूल्य खजाना है। ब्रजमोहन व्यास की प्रमुख कृतियाँ नौका विहार, महामना, मदन मोहन मालवीय की जीवनी, पंडित बालकृष्ण भट्ट की जीवनी। उनकी भाषा सरल व प्रभावशाली और ज्ञानवर्धक है। ब्रजमोहन व्यास ने अपने जीवन में साहित्य, संस्कृति, कला तीनों क्षेत्रों में अमूल्य योगदान दिया। उनका जीवन हमें ज्ञान, सेवा और समर्पण की प्रेरणा देता है। लेखक कहते हैं कि वे जहाँ भी जाते थे खाली हाथ नहीं लौटते थे। कौशाम्बी से लौटते समय उन्हें गांव के भीतर कुछ अच्छी मूर्तियाँ, सिक्के और मनके मिले। रास्ते में एक छोटे से गांव के पास पत्थरों के ढेर और पेड़ के नीचे उन्हें चतुर्मुख शिव की मूर्ति दिखाई दी। वह मूर्ति ऐसी रखी थी मानो लेखक को उठाने के लिए बुला रही हो। लेखक सोच में पड़ गए कि क्या करे, लेकिन जैसे बिल्ली के सामने चूहा आ जाए और उसे पकड़ना उसका कर्तव्य बन जाए, वैसे ही लेखक ने मौका देखकर चुपचाप मूर्ति इक्के पर रख ली। मूर्ति लगभग 20 सेर वजन की थी। न कुत्ता भौंका, न कोई जागा। मूर्ति अच्छी थी। पासोवा से कम वस्तुएं मिलने की कमी पूरी हो गई। लेखक उस मूर्ति को लाकर नगरपालिका के संग्रहालय से जुड़े मंडप में दूसरी मूर्तियों के साथ रख देते हैं। कुछ दिनों बाद गांव वालों को पता चला कि चतुर्मुख शिव की मूर्ति गायब हो गई है। जैसे सीमा पर डकैती होने पर पुलिस का शक किसी खास व्यक्ति पर जाता है, वैसे ही इस मूर्ति के गायब होने पर लोगों को लेखक पर शक हुआ। यह स्वाभाविक ही था, क्योंकि पहले भी अधिकतर मामलों में लोगों का शक सही निकला था। यह इसलिए था क्योंकि वो ब्रजमोहन जी थे, वो मूर्तियाँ और ये पुरातात्विक चीज़ जो भी मिलती थी उन्हें उठाकर अपने संग्रहालय में रख लेते थे, यानी संग्रहित करके उसको वहाँ रख देते थे। यह घटना 1936 के आसपास की है। लेखक किसी काम से कौशाम्बी गए थे। वहाँ उन्होंने सोचा कि पूरे दिन के लिए प्रसवण यानी पोसावा जाकर होकर आया जाए। पासोवा लगभग 2.5 मील दूर था। सौभाग्य से गांव में एक सवारी मिली, जिससे वे वहां पहुंच गए। पासोवा एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। वहाँ हर साल जैन धर्म का बड़ा मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से हजारों यात्री आते हैं। कहा जाता है कि पुराने समय में वहाँ एक छोटी पहाड़ी थी, जिसकी गुफा में बुद्ध देव ध्यान करते थे। वहाँ एक जहरीला सांप भी रहता था। यह भी मान्यता है कि सम्राट अशोक ने वहाँ एक सुंदर स्तूप बनवाया था, जिसमें बुद्ध से जुड़ी वस्तुएं रखी गई थी। अब वहाँ ज़्यादा निशान नहीं बचे हैं, लेकिन वह जगह आज भी ऐतिहासिक और पवित्र मानी जाती है। कुछ समय बाद चपरासी ने आकर बताया कि पासोवा के पास के एक गांव से 15-20 लोग लेखक से मिलने आए हैं। उन लोगों को शक था कि उनकी शिव की मूर्ति चोरी हो गई है। लेखक ने उन सबको अपने कमरे में बुला लिया। कमरे में बूढ़े, जवान, स्त्रियों और बच्चे सभी थे। संभव है कि धर्म से जुड़ा मामला समझकर आसपास के गांव के लोग भी साथ आ गए थे। गांव के मुखिया ने हाथ जोड़कर विनती की कि जब से भगवान शंकर गांव से गए हैं, तब से गांव में पानी नहीं बरसा। लोग दुखी हैं। उन्होंने कहा कि अब भगवान को वापस ले जाना चाहते हैं। लेखक से अनुमति मांगी। लेखक को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने तुरंत कहा कि वे मूर्ति खुशी खुशी ले जाएं। यह सुनकर सभी लोग बहुत प्रसन्न हो गए। लेखक स्वयं शेड में गए और भगवान शंकर की मूर्ति उन्हें सौंप दी। स्त्री पुरुष सब वहीं बैठ गए। महिलाओं ने भजन गाना शुरू किया।
लेखक ने मिठाई और पानी मंगवाकर उनका उपवास तुड़वाया। बाद में उन्होंने मूर्ति को सम्मानपूर्वक विदा किया। इस व्यवहार से गांव वालों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। लेखक ने यह सब इसलिए किया क्योंकि उन्हें अपने भविष्य और लोगों की भावना की चिंता थी। लेखक कहते हैं कि यह सिलसिला लगातार चलता रहा। उसी साल या अगले साल वे फिर कौशाम्बी गए और गांव-गांव, नाले खाले घूमते रहे। उन्हें खुद भी लगता था कि यह काम कब तक चलेगा, क्योंकि हर बार कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं मिलती थी। फिर भी उनके मन में यही सोच रहती थी कि कहीं किसी भेष में भगवान नारायण मिल जाएं। एक दिन खेतों में घूमते हुए उन्हें एक खेत की मेड़ पर बोधिसत्व की 8 फुट लंबी मूर्ति दिखी। वह मथुरा के लाल पत्थर की बनी थी और सिर के ऊपरी हिस्से तक पूरी सुरक्षित थी। लेखक गांव से 5-6 आदमियों और मूर्ति उठाने का सामान लेकर वापस आई। यानी उसके 8 फुट लंबी थी मूर्ति और उसके सिर नहीं था, बाकी सारा था, पूरी बॉडी। जैसे ही वे मूर्ति उठाने लगे, एक बुढ़िया दौड़ती हुई आई और बोली कि यह मूर्ति उनकी है। उसने कहा कि उन्होंने इसे दो दिन पहले अपने हार लिखा है, हार होता है, हार यानी खेत से निकलवाया था और इसमें उनका बहुत नुकसान हुआ। लेखक समझ गए कि उस समय वे साधारण आदमी की तरह कपड़े पहने हुए थे, इसलिए बुढ़िया ने उन्हें कुछ कहने की हिम्मत कर ली है। लेखक ने सोचा कि बुढ़िया से बहस करना ठीक नहीं है। उसी समय उन्हें संस्कृत साहित्य की एक पंक्ति आ गई जिसका भाव है, गरीब व्यक्ति का क्रोध भी बहुत भयानक होता है। दूसरे की मुद्रा की झंझनाहट गरीब आदमी के हृदय में उत्तेजना उत्पन्न करती है। उसी का आश्रय लिया मैंने अपने जेब में पड़े हुए रुपयों को ठनठनाया। मैं ऐसी जगहों पर नोट वोट लेकर नहीं जाता, केवल उठनाता उनकी ठनठनाहट है, यहाँ पर उठनाता नहीं है, उसकी बात ही और होती है। मैंने कहा ठीक है, तो कहता हो बुढ़िया, ई 2 रुपया ले लो, तुम्हारा नुकसान पूरा हो जाई। ई हियाँ पड़े अंधे से करी है, न डेहरी लायक न बढेरी लायक। बडेरी है, यहाँ बांसेरी लिख रहे, बढेरी लायक। बुढ़िया को बात समझ में आ गई और जब रुपया हाथ में आ गया तो बोली, भैया हम मना नहीं करित, तुम ले जाओ। आज दिन वह मूर्ति प्रयाग संग्रहालय में प्रदर्शित है। जब यह संग्रहालय नगरपालिका के दफ्तर के एक विशाल अंग में था, एक फ्रांसीसी उसे देखने आया। मैंने बड़े उत्साह से उसे संपूर्ण संग्रहालय दिखाया। बाद में पता चला कि वह फ्रांस का एक बड़ा लीडर है जो हिंदुस्तान तथा अन्य जगहों से चीज़ें खरीदता फिरता है। मैं पहले कैसे समझ पाता। काक कृष्ण पीक कृष्ण को भेद पीक को काकयो, प्राप्ते बसंत समय काक काक पीक पीक। यानी वो उस फ्रांसीसी व्यक्ति को पहचान नहीं पाया, इसलिए ये इसके माध्यम से बता रहा है। कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, दोनों में भेद ही क्या है। परंतु बसंत ऋतु के आते ही पता चल जाता है कि कौन कौवा है, कौन कोयल है। संग्रहालय को देखकर बोला, बहुत कीमती संग्रह है। मैंने पूछा कि कीमती से आपका क्या तात्पर्य है, रुपयों में बताएं तो समझ में आवे। हंसकर बोला, रुपयों में बता दूं तो आपका ईमान डिग जाए। वैसे ही हंसकर मैंने जवाब दिया कि ईमान चीज मेरे पास हुई नहीं तो उसमें डिगने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यदि होता तो इतना बड़ा संग्रह बिना पैसा कौड़ी के हो ही नहीं पाता। उस बोधिसत्व की ओर इशारा कर वह तुरंत बोल उठा, आप उस मूर्ति को मेरे हाथ 10,000 रुपये में बेचेंगे? इतने रुपए में तो आपको बहुत सी मूर्तियाँ मिल जाएंगी। इस मूर्ति का चित्र और उसका वर्णन विदेशी पत्रों में छप चुका था। अवश्य ही इस फ्रांसीसी ने उसे पढ़ा होगा। मैंने अपनी तबीयत से कहा, यह एक ही रही। फ्रांसीसी महोदय ने मेरी आकृति से मेरा निर्णय समझ लिया। बात खत्म हो गई। मूर्ति अब तक संग्रहालय का मस्तक ऊंचा कर रही है। पाठक यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिर इस मूर्ति में कौन सा सुरखाब का पर लगा था जो 2 रुपये में मिली है और 10,000 रुपये उस ऊपर न्यौछावर कर फेंके जा रहे हैं। संभव है कि वे सोचते हों कि मूर्ति में तो केवल सिर नहीं है, परंतु लेखक की बातें उससे भी एक पांव आगे बेसिर पैर की है। पर बात ऐसी नहीं है। यह मूर्ति उन बोधिसत्व की मूर्ति में से है जो अब तक संसार में पाई गई मूर्तियों में सबसे पुरानी है। यह कुषाण सम्राट कनिष्क के राज्यकाल के दूसरे वर्ष स्थापित की गई थी।
ऐसा लेख उस मूर्ति के पदस्थल पर उत्कीर्ण है, यानी उस मूर्ति के पैर पर ये ऐसा लिखा हुआ था कि ये कुषाण सम्राट कनिष्क के समय राज्यकाल के दूसरे वर्ष में स्थापित की गई थी। इस शेर के मार लेने से मेरा दिल दुआ हो गया और नए सिरे से फिर मुंह में खून लग गया। शेर तो रोज मिलता नहीं, पर चित्तल सांभर तो हर बार मिलते ही रहते हैं। शेर की केवल आशा मात्र रहती है, परंतु इसी आशा में शिकार अनुप्राणित रहता है और शिकारी जंगल जंगल की खाक छानता फिरता है। सन 1938 के लगभग की बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पुरातत्व विभाग कौशाम्बी में श्री मजूमदार की देखरेख में खुदाई कर रहा था। उस समय श्री के.एन. दीक्षित डायरेक्टर जनरल थे। वे मेरे परम मित्र थे। उन्हें प्रयाग संग्रहालय से बड़ी सहानुभूति थी और सदा उसकी सहायता करने के लिए प्रस्तुत रहते थे। साधु प्रकृति तो थे ही, परंतु आखिर बड़े हाकिम ठहरे। रोब था, जमाने के अभ्यस्त थे। खुदाई के प्रसंग में मजूमदार साहब को पता चला कि कौशाम्बी से 4-5 मील दूर एक गांव हजियापुर है। वहां किसी व्यक्ति के यहाँ भद्रमथ का एक भारी शिलालेख है। श्री मजूमदार उसे उठवा ले जाना चाहते थे। गांव के एक जमींदार गुलजार मियाँ ने, जिनका गांव में दबदबा था, एतबार किया। गुलजार मियाँ हमारे भक्त थे और मैं भी उन्हें बहुत मानता था। यद्यपि उनकी भक्ति और मेरा मानना दोनों स्वार्थ से खाली नहीं थे। मैंने उनके भाई दिलावर मियाँ को म्यूनिसिपैलिटी में चपरासी की नौकरी दे दी थी और उन लोगों की हर तरह से सहायता करता था। वे मुझे आसपास के गांव से पाषाण मूर्तियाँ, शिलालेख इत्यादि देते रहते थे। मजूमदार साहब ने जब उसे ज़बरदस्ती उठवाना चाहा तो वे लोग फौजदारी पर आमादा हो गए। बोले, यह इलाहाबाद के अजायब घर के हाथ 25 रुपये का बिक चुका है। अगर बिना व्यास जी के पूछे इसे कोई उठाएगा तो उसका हाथ पैर तोड़ देंगे। मजूमदार साहब ने पश्चिमी शरीरी के थाने में रपट की, पर किसी की कुछ नहीं चली। गुलजार मियाँ ने उस शिलालेख को नहीं दिया। मजूमदार साहब ने इस सब की रिपोर्ट नॉन मिर्च लगाकर दीक्षित साहब को दिल्ली लिख दी। दीक्षित साहब की साधु प्रकृति के भीतर जो हाकिम बैठ पड़ा था, उसने करवट ली। एक दिन दीक्षित साहब का अर्ध सरकारी पत्र मुझे मिला, जिसका आशय यह था, कौशाम्बी से मेरे पास रिपोर्ट आई है कि आपके उकसाने के कारण जमींदार गुलजार मियाँ भद्रमथ से एक शिलालेख को देने में आपत्ति करता है और आमादा फौजदारी है। मैं इस मामले को बढ़ाना नहीं चाहता, परंतु यह कहे बिना रह भी नहीं सकता कि सरकारी काम में आपका यह हस्तक्षेप अनुचित है। खैर, यहाँ तक तो खून का घूंट पीकर किसी तरह पी लिया, पर उसके आगे उन्होंने लिखा, यदि यही आपका रवैया रहा तो यह विभाग आपके कामों में वह सहानुभूति न रखेगा जो उसने अब तक बराबर रखी है। एक मित्र से ऐसा पत्र पाकर मेरे बदन में आग लग गई। मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, पर किसी की भी अकड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। आग्नेय अस्त्र से मेरे बदन में आग लग जाती है। वक्तानुसार वस्त्र ये वरुणास्त्र से पानी पानी हो जाता हूँ। वक्तानुसार नहीं, ये वरुणास्त्र है। पानी पानी हो जाता हूँ। मैंने तुरंत दीक्षित जी को उत्तर दिया, जो थोड़े में इस प्रकार था, मैं आपके पत्र एवं उसकी ध्वनि का घोर प्रतिवाद करता हूँ। उसमें जो कुछ मेरे संबंध में लिखा गया है वह नितांत असत्य है। मैंने किसी को नहीं उकसाया। मैंने आपसे स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि आपके विभाग की सहानुभूति चाहे मेरे ऊपर रहे या न रहे, प्रयाग संग्रहालय की उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी। प्रयाग संग्रहालय ने इस भद्रमथ के शिलालेख को 25 रुपये का खरीदा है, पर आपके विभाग से, विशेषकर आपके होते हुए, झगड़ा नहीं चाहता। इसलिए यदि आप उसे लेना चाहते हैं तो 25 रुपये ले लें, 25 रुपये देकर ले लें। मैं गुलजार को लिख दूंगा। उसके उत्तर में उनका एक विनम्र पत्र आया, जिसमें उन्होंने अपने पूर्व पत्र के लिए खेद प्रकट किया। विभाग की अपेक्षा जो मैंने की थी उसे पी गए। बात खत्म हो गई। बाद में गुलजार ने मुझे बताया कि 25 रुपये लेकर उसने शिलालेख दे दिया। प्रयाग संग्रहालय में
और भी भद्रमथ के शिलालेख थे। कोई क्षति नहीं हुई। गरीब जमींदार को 25 रुपये मिल गए। उसने मुझे धन्यवाद दिया। मैंने सोचा कि जिस गांव में भद्रमथ का शिलालेख हो सकता है वहाँ संभव है और भी शिलालेख हो। अतः मैं हजियापुर, जो कौशाम्बी से केवल 4-5 मील था, गया और मैंने गुलजार मियाँ के यहाँ डेरा डाल दिया। उसके भाई को, जो म्यूनसिपैलिटी में नौकर था, साथ ले लिया था। गुलजार मियाँ के मकान के ठीक सामने उन्हीं का एक निहायत पुख्ता सजीला कुआं था। चबूतरे के ऊपर 4 पक्के खंबे थे, जिसमें एक से दूसरे तक अटपहल पत्थर की बडेर पानी भरने के लिए गड़ी हुई थी। सहसा मेरी दृष्टि एक बडेर पर गई, जिसके एक सिरे से दूसरे सिरे पर ब्राह्मी अक्षरों में एक लेख था। मेरी तबीयत फड़क उठी, परंतु सजीले पत्थरों से खोदकर निकलवाने की हिचक हुई। गुलजार मियाँ मुझे असमंजस में देख तुरंत बोल उठे, सरकार अभियान खोदवावत देते हैं, सब आपके तो हैं, हम सबन की देह आपकी पाली है, ई खम्बन की कौन बिसात है। उन्होंने तुरंत उसे निकलवा कर हमें दे दिया। भद्रमथ के शिलालेख की क्षतिपूर्ति हुई। सन संवत मुझे याद नहीं, बहुत दिन की बात हुई। उस साल ओरिएंटल कांग्रेस का अधिवेशन मैसूर में था। मेरे अभिन्न मित्र कविवर ठाकुर गोपाल शरण सिंह साहित्य विभाग के सभापति थे। एक तो उनका साथ रुचिकर, दूसरे इसके पहले दक्षिण में गया नहीं था। प्रशंसा बहुत सुन रखी थी। यह भी सुन रखा था कि ताम्रपत्रों और तालपत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपियों की वह मंडी है। दोनों का प्रयाग संग्रहालय में नितांत अभाव था। उपयुक्त तीनों कारणों में प्रत्येक मुझे प्रलोभन करने के लिए पर्याप्त था, पर तीनों की सामूहिक आकर्षण ने मुझे मैसूर की ओर बराबर खींच लिया। मद्रास पहुंचते ही मुझे चैन कहाँ। मैंने अपना काम आरंभ कर दिया। मद्रास में हम लोग 2 दिन ठहरे। इन 2 दिनों में मैंने नगर का कोना कोना छान डाला। दर दर भिखारी की तरह, यद्यपि जेब में पैसा था, तथापि हृदय तो भिखारी का था। थैली काटकर दाम देने वाले की शक्ल ही दूसरी होती है। लोगों से पूछ कर विक्रेताओं के घर गया। 8-10 चित्र खरीदे, भी सस्ते दामों में, पर तालपत्र पर लिखी पुस्तकों के दाम सुनकर मेरे छक्के छूट गए। किसी पुस्तक का दाम 250-300 रुपये से कम विक्रेताओं ने नहीं बताया। ये मेरे बस की न थी और मैं तेलुगु और तमिल पढ़ भी नहीं सकता, इसलिए मन सिकोड़ लेना पड़ा। संध्या समय मुख्य बाजार घूमने गया। बड़ी भीड़ भाड़ थी। विशेषता यह थी कि भीड़ में नंगे बदन लोग बहुत बड़ी संख्या में थे। काला बदन, उस पर शुभ यज्ञोपवीत, मोटी तोंद, तहमद बांधे, सिर से टोपी और पैर से जूता नदारद, साधारण जिंदगी बातचीत करने में इतनी जोर से बोलते थे जैसे लड़ रहे हों। यह दृश्य मेरे लिए बिल्कुल नया था। वहाँ लोगों ने मुझसे कहा कि श्रीनिवास जी हाईकोर्ट के वकील हैं। उनके पास सिक्कों और कांसे और पित्तल की मूर्तियों का बड़ा अच्छा संग्रह है। संध्या समय उनके यहाँ गया। श्रीनिवास जी भले लोग थे, यद्यपि इन चीज़ों का व्यापार भी करते थे। भलमनसाहत और इन चीज़ों का व्यापार परस्पर विरोधी है। मैं 1 रुपये में 3 अठन्नी बनाना चाहता हूँ। व्यापारी अपने 1 रुपये का मूल्य 3 रुपये रखता है। श्रीनिवास जी भले मनस विक्रेता थे। उनसे मैंने 400-500 रुपये की पीतल और कांसे की मूर्तियाँ ली। बहुत से सिक्के उन्होंने मुझे मुफ्त में ही दे दिए। उनके यहाँ 4-5 बड़े बड़े नटराज जी थे, पर उनके दाम 20-20, 50, 25-25 हज़ार रुपये थे। मैंने सरसरी तौर पर उन्हें देख भर लिया। मैं संग्रह करता हूँ, आसक्त नहीं। यही अंतर मुझ में और भाई कृष्ण दास में है। वे संग्राहक भी हैं और आसक्त भी। संग्रह कर लेने और उसे हंस यानी प्रयाग संग्रहालय में डाल देने के बाद मेरा सुख समाप्त हो जाता है। भाई कृष्णदास संग्रह करने के बाद भी चीज़ों को बार बार हर पहलू से देखकर उसके सुख सागर में डूबते उतरते रहते हैं। यदि संग्राहक आसक्त भी हुआ तो भगवान ही उसकी रक्षा करे। अपराह्न में मैसूर जाने के लिए स्टेशन आया। गाड़ी ने रेंगना शुरू किया।
रेंगना शुरू किया ही था कि एक आदमी कुछ चित्र ले आया। गाड़ी के साथ साथ चलने लगा। गिनने और देखने का कोई समय नहीं था। मैंने हाथ में 3 उन्नत रुपये लेकर उसे दिखाए। उसने रुपये लेकर तस्वीरों को खिड़की में फेंक दिया। जब गाड़ी ने तेजी पकड़ी तो मैंने तस्वीरों को देखा। तस्वीरें बुरी नहीं थी। यहाँ होती तो 5-5 रुपये प्रत्येक तस्वीर की अवश्य देता। सौदा अच्छा था। आज के दिन वे 50-50 रुपये से कम की न मिलेगी। मैसूर पहुंचकर अधिवेशन में सम्मिलित हुआ। मैसूर के युवराज सभापति थे। अधिवेशन में कोई खास बात न थी। अधिवेशन समाप्त होने पर हम लोग रामेश्वरम गए। ताड़पत्र की पुस्तक का न मिलना अभी तक कसक रहा था। मैं कैसे मन को समझा सकता था कि खुली मंडी में बटोरने से शेर भर अन्न भी न मिलेगा, जब प्रतिदिन वहाँ की बटोरन से अनेक भिखारियों का पेट भरता है। रामेश्वरम पहुँचने पर पंडे पीछे लगे। तीर्थ स्थान जो था, पंडों को देखते ही मेरे हथकंडे ने करवट बदली। मैंने डॉक्टर ठाकुर साहब को राजा साहब बना दिया और पंडों से कहा, देखो भाई, राजा साहब का यहाँ कोई पंडा नहीं है। जो भी सबसे अधिक ताड़पत्रों की लिखी पुस्तकें भेंट करे वही सब लोगों का पंडा और हमारे वंश का पंडा। इसके पहले कि पंडे हमारे प्रस्ताव को कुछ निश्चित कर सके, एक लड़कोधा पंडा दौड़ कर गया। उसने एक छोटा गट्ठर ताड़पत्र पर लिखित पुस्तकों का मेरे सामने लाकर पटक दिया। मैंने कहा, बस तुम ही हो राजा साहब के हमारे आज से पंडा हुए, और उसकी बही पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। चलते समय दोनों ही ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक दक्षिणा दी। मेरी दक्षिणा से उनका क्या बनता, परंतु राजा साहब की दक्षिणा से पुस्तकों का देना उसे नहीं अखरा। दक्षिण के और दर्शनीय स्थानों को देखते हुए हम लोग प्रयाग लौट आए। ताड़पत्र की फांस मन से निकल गई। संग्रह में तो आशातीत सफलता हुई। इतनी संख्या में और इतनी महत्वपूर्ण सामग्री आई कि धरने उठते नहीं बनता था। लगभग 2000 पाषाण मूर्तियाँ, 5-6 हजार धूप मूर्तियाँ, कई हजार चित्र, 14,000 हस्तलिखित पुस्तकें, हजारों सिक्के, मनके, मोहरें इत्यादि। इनका प्रदर्शन और संग्रहण कोई हंसी खेल नहीं है। लोगों की शिकायत थी कि म्यूनिसिपैलिटी में इनके लिए स्थान बहुत छोटा है। बात ठीक ही थी, पर इसका कारण स्थान का संकुचित होना नहीं था। 8 बड़े बड़े कमरे इसके लिए निर्धारित कर लिए गए थे। कारण था सामग्री का अधिक होना, चीज़ों का विस्तार। एक पृथक विशाल भवन का निर्माण अनिवार्य हो गया, परंतु उसके लिए बहुत धन की आवश्यकता थी। यह स्याहू का ढेर था। सहसा एक बात सूझ गई, इस हथकंडे की दाद देनी चाहिए। म्यूनिसिपैलिटी एक्ट में एक धारा है कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकदमा चलाने के स्थान पर हर्जाना लेकर समझौता कर ले। दूसरे नगर में भवन निर्माण की अनुमति देने में म्यूनिसिपैलिटी ही नियमित शुल्क भी लेती थी। इन दोनों मदों में 20,000 रुपये साल आय होती थी। हमने बोर्ड एवं संयुक्त प्रांत की सरकार से यह स्वीकृति ले ली कि इस आय का संग्रहालय निर्माण कोष बना दिया जाए। इस प्रकार इस कोष में 10 वर्षों के भीतर 2 लाख रुपये एकत्र हो गए। जैसे डॉक्टर पन्नालाल ICS, जो उस समय सरकार के परामर्शदाता थे, के सौजन्य और सहायता से कंपनी बाग में एक भूखंड भी भवन के लिए मिल गया। अब केवल शिलान्यास के लिए भवन निर्माण की देर रह गई। मैं सोच रहा था कि जवाहरलाल नेहरू जी से शिलान्यास करवाऊंगा। उनकी मेरी आपसदारी और उनकी संग्रहालय के प्रति निष्ठा के कारण उचित ही था। मैं सिर्फ मौके की ताक में था। वह मौका आ गया। प्रयाग में मुझे देखते ही जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, व्यास, तुम्हारे म्यूजियम की इमारत न बनेगी। पर मैंने नम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा अहद है कि जब तक आप उसका शिलान्यास न करेंगे मैं उसे अपनी जिंदगी में बनने न दूंगा। पर मैं आपसे कैसे कहूँ? क्या शिलान्यास करने के लिए आपको और कोई काम नहीं है? जवाहरलाल नेहरू तुरंत बोल उठे, यह सब फिजूल बात है। अगली बार जब मैं आऊँगा तो शिला रख दूंगा। अब ज़्यादा देर मत करो। बात खत्म हो गई।
उपस्थित सज्जन हम लोगों की बात पर मुस्कुरा रहे थे। यह तो कुछ ऐसा हो गया जैसे लभते वा प्राप्त्यता न वा श्रियम श्रिया द्वार कदाचित भवेते। भवभूति की लाइन है। लक्ष्मी की इच्छा करने वाले को लक्ष्मी मिले या न मिले, परंतु लक्ष्मी किसी के पास जाना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है। 2-3 दिन बाद डॉक्टर ताराचंद स्वयं मेरे पास आए और शिलान्यास का पूरा कार्यक्रम निश्चित कर चले गए। निश्चित समय पर अद्भुत समारोह के साथ जवाहरलाल जी ने संग्रहालय का शिलान्यास कर दिया। वह समारोह इतना सुंदर हुआ कि न भूतो न भविष्यति, परंतु उल्लेखनीय होते हुए भी उसका वर्णन न करूँगा, कारण वह कच्चे चिट्ठे की परिधि के बाहर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बम्बई के विख्यात इंजीनियर मास्टर साठे और मुत्ता को लिखकर उनसे नए भवन का नक्शा बनवा दिया और समय से भवन बनकर तैयार हो गया। इस बात का मुझे संतोष है कि जनता के जिस हर्जाने के रुपयों से इस भवन का निर्माण हुआ, मैंने पाई ब्याज सहित उन्हें प्रजानामेव भूत्यर्थम लौटा दिया। एक बात और, इसके पहले कि मैं इस कच्चे चिट्ठे को समाप्त करूं, मैं उन लोगों से क्षमा मांगता हूं जिन्हें मैंने छला है, और फिर सिवाय मेरे क्षमा मांगने और उनके क्षमा करने के और कोई चारा भी तो नहीं है। अपने पापों का प्रायश्चित तो मैंने लिख कर दिया, परंतु समाप्त करते करते मैं ऐसी कृतघ्नता का पाप नहीं कर सकता जिसके प्रायश्चित का शास्त्र में भी विधान नहीं है। यह संग्रहालय 4 महापुरुषों की सहायता और सहानुभूति से बन सका है। राय बहादुर कामता प्रसाद कक्कड़, तत्कालीन चेयरमैन, हिज हाइनेस श्री महेंद्र सिंह देव नागौद नरेश, और उनके सुयोग्य दीवान लाल भगवंत सिंह, जिनके भर्तृत्व और धैर्य के कारण संग्रहालय का मस्तक ऊंचा है, और मेरा स्वामी भक्त अदली जगदेव, जिसके अथक परिश्रम से इतना बड़ा संग्रहालय संभव हुआ। ठाकुर ने ठीक ही कहा है, शामिल में पीर में शरीर में न राखे भेद, हिम्मत कपाट को उघारे तो उघरी जाए, ऐसी आन ठाने तो बिरह जंत्र मंत्र किए, सांप के जहर को उतारे तो उतरी जाए। ठाकुर कहत कुछ कठिन न जानो आज, हिम्मत किए ते कहो न सुधरी जाए। चारी जने चारी हूँ दिशा ते चारों कोने गही, मेघ को हिलाए के उघारे तो उघारी जाए। मैं तो केवल निमित्त मात्र था, अरुण के पीछे सूर्य था। मैंने पुत्र को जन्म दिया, उसका पालन पोषण किया, बड़ा हो जाने पर उसके रहने के लिए एक विशाल भवन बनवा दिया, उसमें उसका गृह प्रवेश करा दिया, उसके संरक्षण और परिवर्धन के लिए एक सुयोग्य अभिभावक डॉक्टर सतीश चंद्र काला को नियुक्त कर दिया, और फिर मैंने संन्यास लिया। मेरा कच्चा चिट्ठा आत्मकथा का अंश। ये था ब्रजमोहन व्यास की आत्मकथा का कुछ अंश। आगे प्रश्न है, ये प्रश्न उत्तर इसके अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू।